हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आपको प्रॉपर क्लासेस ना दे पाने के लिए बहुत खेद है, लेकिन समय की बहुत ही ज़्यादा कमी पड़ रही है, जिस वजह से आपको क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन की वजह से और दूसरी एक फैमिली फंक्शन की वजह से सभी क्लासेस लेट हो रही हैं। तो जितना जो आपको पढ़ाते चल रहे हैं उन क्लासेस को जरूर देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, जो कि आपके सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अन्य एग्जाम्स के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, इसके पहले आपको सुपर टेट की बुक्स के लिए बता देते हैं। आपके एग्जाम की डेट आगे बढ़ चुकी, तो आप लोग सुपर टेट जूनियर की तैयारी के लिए जिस सब्जेक्ट की भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स को ले सकते हैं। इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा स्टडी गाइड यानी कि पूरी आपकी 100% थ्योरी मिलेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी पूरी थ्योरी के लिए आप इन बुक्स को जरूर प्रेफर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप इन बुक्स को जरूर खरीदिएगा। सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, याद करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं, सभी पुरानी क्लासेस के लिंक भी नीचे दे रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर टेट नाम से, वहां पर आपको सभी क्लासेस एक जगह पर मिल जाएंगी। तो इन क्लासेस को जरूर देखते रहिए और सभी क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ में ही तैयार करते रहिएगा। आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरूर अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों, आपको बताओगा कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि से हम क्या करते हैं? आयु ज्ञात करते हैं। किसकी आयु? जो जीवाश्म होते हैं, बहुत ही पुराने, करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए थे, उन पेड़ पौधों के, जो कि अब जीवाश्म के रूप में बन गए हैं, उनकी आयु निकालने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। इनसे हम क्या एज पता लगा पाते हैं, एक्यूरेट नहीं, लेकिन एक आइडिया मिल जाता कि ये इस समय के आसपास की चीजें उपस्थित हैं। तो ये आपका कार्बन डेटिंग विधि से इनकी एज पता लगाई जाती जीवाश्मों की। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों, जब शराब का अत्यधिक सेवन किया जाता है तो वो सबसे पहले लिवर को डैमेज करता है, यानी कि यकृत को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। आपको यकृत या लिवर में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों सेम ही चीज है, नाम एक हिंदी में लिखा गया, एक इंग्लिश में लिखा गया। तो काफी लोग यकृत नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें दोस्तों, यकृत जो होता है उसे लिवर को ही कहते हैं। तो दोनों चीजों को साथ में ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों, आपको हमने पहले भी बताया था, स्प्लीन इसका नाम हमने आपको बताया था। स्प्लीन जो था, फेमेंट के रूप में भी इसको जानते हैं। ये रक्त बैंक का कार्य करता है, यानी कि रक्त को एकत्रित करता है, रक्त की क्रियाओं को संचालित करता है। ये स्प्लीन का कार्य होता है, याद कर लीजिए। प्लीहा का कार्य होता है। हिंदी में भी नाम याद करते चलिएगा, समझते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों, आपको पता होगा, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है? वो आपका क्लोरोफिल होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? जो पत्तियों में हरा रंग होता है उसे क्लोरोफिल का नाम दिया जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की इकाई के रूप में पेड़ पौधों में पाई जाती है, जिसका नाम क्वांटोसोम होता है। क्वांटोसोम क्या होता है? ये भोजन बनाने में एक इकाई के तौर पर कार्य करता है। ये भोजन बनाने में मददगार सिद्ध होता है। ये सभी चीजें एक प्रकार से पूरी क्रिया करती हैं, तभी पौधे अपना भोजन निर्माण कर पाते हैं, तभी पत्तियों में उनका भोजन बन पाता है। इसके लिए ऑक्सीजन, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आवश्यकता पड़ती है, और ऑक्सीजन गैस इसके लिए छोड़ी जाती है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाएं जो होती हैं, जिन्हें WBC के रूप में जानते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं के रूप में जानते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो WBC होती हैं वो व्हाइट ब्लड सेल जो होती हैं, इनका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो शरीर में बीमारियां फैली हैं, जो शरीर में बीमारियां आ रही हैं, उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता, उन बीमारियों से बचने की क्षमता जो शरीर में आती है, वो किससे आती है?
डब्ल्यूबीसी से आती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य यही होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कितना ज़्यादा हमें रोगों से बचा सकती हैं, ये आपके डब्ल्यूबीसी निर्धारित करती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं, देखिएगा जल्दी से कम समय में इन सभी क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बार में ही ये क्वेश्चंस बैठ जाएं और आप एक भी क्वेश्चन को इनमें से गलत ना करें। आगे भी लगातार क्वेश्चंस आपको देते रहते हैं और पिछली भी क्लासेस दे चुके हैं, तो उन सभी क्लासेस को देखकर अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। अगला है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मछली के हृदय में प्रकोष्ठ की जब बात आती है तो दो चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है मछली का हृदय? टू चैम्बर्ड होता है, इसमें दो प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे हमारे शरीर की बात की जाएगी तो इसमें फोर चैम्बर होते हैं, दो अलिंद होते हैं, दो निलय होते हैं, लेकिन इसी प्रकार से मछली का जो हार्ट होता है उसमें दो चैम्बर होते हैं। साथ ही साथ इसमें फेफड़े नहीं होते। मछलियों में क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन क्रिया करती हैं। मानव शरीर में फेफड़े पाए जाते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। गलफड़े जो होते हैं वो सीधे सीधे कटे हुए निशान होते हैं, जिससे सीधे वे श्वसन क्रिया कर लेती हैं। उनके शरीर के अंदर फेफड़े नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका यूज नहीं है, जो हमारे शरीर में जो गंदगी बची है, उस गंदगी को दूर करने का कार्य किडनी का होता है। वृक्क क्या होता है? गुर्दे का होता है। गुर्दा, किडनी, वृक्क, ये तीनों के एक ही कार्य हैं, एक ही नाम है, और ये मुख्य रूप से आपके जो मूत्र होता है, जो मल मूत्र होता है, इन चीज़ों को, अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का, रक्त से दूर करने का कार्य करते हैं। खराब चीजों को बाहर निकालने का कार्य किसका होता है? किडनी का होता है। हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा, अप्सरा नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, अप्सरा इसका नाम है, जो कि अभी हाल ही में 40 वर्ष पूरे हुए हैं इसके लगाए जाने के। न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में इसको जाना जाता। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसका नाम अप्सरा रखा गया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, डायनमो का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों डायनमो जो होता है ये एक प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार की मशीनरी है, जिसका मुख्य कार्य जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जो हम किसी चीज का प्रयोग करके यंत्र से, या कह सकते हैं अपनी ताकत से किसी चीज को, किसी ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं, वो उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि लाइट के रूप में इसे परिवर्तित कर देता है। ये कार्य किसका होता है? डायनमो का होता है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो दोस्तों पिच ब्लेंडी से रेडियम, जो कि एक प्रकार का कैसा रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व, इससे रेडियो किरणें निकलती हैं, जो रेडिएशन निकलता है सीधे सीधे, अगर आपको बताएं। और ये मुख्य रूप से आपके कह सकते हैं हम लोग परमाणु, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें इसकी आवश्यकता होती है। आपका रेडियम हो गया, वह अन्य चीजें इस प्रकार की होती हैं। पिच ब्लेंडी से निकला था। रेडियम की एक चीज और आपको पता होगी दोस्तों, ये चमकता है, ये रात में आपका चमकदार हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? रोड में जो आपके एक जाते हैं, इन सभी चीजों में भी रेडियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि चमकदार धातु के रूप में भी जानी जाती है। याद कर लीजिएगा, रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या होता है? गिरगिट की त्वचा कैसी होती है आपको पता होगा, आपने हिंदी में मुहावरे भी पढ़े होंगे, गिरगिट की तरह रंग बदलना। यानी कि गिरगिट कैसा होता है? रंग बदलने लगता है, जैसे ही उसे कोई किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है, या कुछ समय बाद वो अपना रंग स्वतः ही बदलने लगता है। तो ये गिरगिट अपना रंग क्यों बदलते हैं? इनकी जो त्वचा होती है इसमें मेलेनोफोर नाम का असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और ये असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं जो कि अपने आधार पर अलग अलग रंग उत्पादित करती रहती हैं, बनाती रहती हैं, और जो रंग उसकी कोशिकाओं ही रंग ऊपर से भी दिखने लगता है।
इस वजह से गिरगिट की त्वचा कैसी होती है, रंग बदलने वाली होती है। मेलेनोफोर नाम याद कर लीजिएगा, ये एक प्रकार का रंग द्रव्य कोशिका के रूप में जाना जाता है और इनकी संख्या असंख्य में होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर वो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन लगने लगता है और गिरगिट का रंग स्वतः ही बदलने लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए जल्दी से, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वो आपका सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो कि प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा प्रकृति में बहुत अधिक है, सेल्यूलोज को रूप में इसको जाना जाता है। आप लोग इसका नाम सुन चुके होंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता है? जो वलय हो जाता है, जो एक प्रकार का कह सकते हैं हम लोग, बताता है कि ये इतना पुराना हो गया, वलय बनने लगते हैं, उनमें उठाव आ जाता पेड़ों में, लेकिन ये समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं उनमें वलय नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? तो ये आपका, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है, समुद्री क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, यानी कि वो हमेशा एक जैसी बनी रहती है। हम अगर किसी मानसूनी क्षेत्र की बात करें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कभी सर्दी होगी, कभी बरसात होगी, कभी गर्मी होगी, लेकिन जब आप समुद्र के किनारे की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मोस्टली 12 महीने एक जैसा ही मौसम मिलता है, बस वर्षा कुछ अधिक होती है, इतना परिवर्तन होता है, लेकिन जलवायु में मुख्य रूप से स्पष्ट भिन्नता नहीं होती कि अब क्या मौसम है, तो उसमें कोई भी वार्षिक वलय देखने को नहीं मिलता है। बाकी वृक्ष जो आपने देखे होंगे उसमें वार्षिक वलय देखने को मिलता है। ये इसका प्रमुख कारण होता है, जलवायु परिवर्तन ना होना। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट जो होता है कैल्शियम का अयस्क होता है। कैल्शियम के अयस्क के रूप में किसको जानते हैं? डोलोमाइट को जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों खट्टे फल, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, खट्टे फलों से हमको मुख्य रूप से विटामिन सी मिलता है। इसमें भी अगर बात की जाए तो आपका आंवला हो गया, आंवला के बाद संतरा हो गया, इसके बाद आपका मौसमी होगी, नींबू हो गया, ये जितनी भी चीज़ें खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें मुख्य रूप से आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। हर क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग आंसर भी करते हैं। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, आपका सपोर्ट मिलता रहता है, इसीलिए आपको समय ना होने के बाद भी क्लासेस देने की कोशिश करते रहते हैं। आगे भी आपको ऐसे ही क्लासेस देते रहेंगे। बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ कर लेकर आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को कभी भी मिस नहीं करना, अच्छे से समझना है, सभी क्लासेस को देखना, पुरानी क्लासेस को भी देखते रहना है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।